नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जोगिंदर सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून का यूट्यूब चैनल। कैंपस वाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्कूली शिक्षा के बाद अभिभावकों और बच्चों दोनों पर एक दबाव रहता है कि वो आगे करियर किस उसमें चुनें, किस दिशा में जाएं। कॉमर्स लें, इंजीनियरिंग लें, मेडिकल लें, यानी इस एक दुविधा में फंस जाते हैं। बच्चे तय नहीं कर पाते कि वो कौन सी स्ट्रीम चुने, और अभिभावक कई बार उन पर दबाव बनाते हैं कि वो इंजीनियरिंग ले लें, मेडिकल ले लें या कॉमर्स लें। कई बार तो अपनी इच्छाएं और अपने सपने बच्चों के जरिए पूरा करने के लिए माँ बाप अनावश्यक तौर पर उन पर दबाव बनाते हैं। इसलिए कई बार बच्चा तनाव में आ जाता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है। कई बार गलत कदम भी उठाने को विवश हो जाता है। ऐसे में किसी करियर काउंसलर से कोई सलाह इस मामले में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। आज हमारे साथ इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए SCRT के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बच्चा जब 10वीं 12वीं करता है, उसको बड़ी दुविधा होती है कि वो आगे करियर किस में बनाए जी। क्या चुने, क्या विषय ले, क्या विकल्प ले। वो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, फिर आगे मेडिकल ले या नॉन मेडिकल ले। तो ऐसे में एक करियर काउंसलर के तौर पे आप उनकी कैसे मदद करते हैं, कैसे पहचान करते हैं कि जो बच्चा है वो इसके लायक है? देखिए डॉक्टर साहब, आज के समय में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सवाल है हर एक अभिभावक के लिए, पेरेंट के लिए और एक स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि वो किस तरीके से, कि आजकल का जिस तरह से कंपटीशन का वर्ल्ड है, एक अच्छा करियर, अच्छा प्रोफेशन बना सके। और देखिए, जब हम करियर की बात करते हैं, करियर मुझे लगता है कि एक लेटर स्टेज की बात है जी। हम करियर को स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं। बच्चा 10वीं की कक्षा पास करता है और यहीं से ये ट्रांजिशन पड़ाव जो है हमारा शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा 10वीं कक्षा करता है, हमारे लिए जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का, तो आपको पता है कि अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। कोई बच्चा आर्ट्स में जाता है, कॉमर्स में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है वो ये है कि कौन सा बच्चा किस स्ट्रीम में जाए, क्योंकि उसकी आने वाली जो लाइफ है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगी कि बच्चा क्या चूज करता है। अगर साइंस के फील्ड में बच्चा जाएगा तो आगे वो साइंस से रिलेटेड एरियाज को ही टारगेट कर पाएगा। ह्यूमैनिटीज में जाएगा तो उससे रिलेटेड एरियाज में भी टारगेट कर पाएगा, और बाकी बहुत सारे केसेस में बच्चे चेंज भी कर देते हैं। आज के ज़माने में ये देखा गया है सर कि करियर काउंसलिंग एक बहुत ही अभिन्न अंग है, इम्पॉर्टेंट एक कंसर्न है हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट के लिए, जिसके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को अगर सही दिशा में डालना चाहते हैं तो करियर काउंसलिंग के ज़रिए जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है आपके स्टेट में, आपके शहर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जिस भी संस्थान में ये अवेलेबल है, उनको कंसल्ट करें और कोशिश करें कि ज़्यादातर कई बार यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ 3-4 एक पॉइंटर्स में उनको कहूँगा या ये कहूँगा कि 3-4 चीज़ों के बेसिस पे जो है बच्चे डिसाइड करते हैं कि मैंने क्या करना है। सबसे पहला है मार्क्स, कि अगर इतने मार्क्स आए तो मैं साइंस लूंगा। बच्चा होशियार है तो साइंस में जाएगा। जी। अगर इतने मार्क्स आए तो चलो कॉमर्स ले लेंगे, और अगर कम आए तो आर्ट्स ले लेंगे, जो कि एक गलत मिथ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं पीयर प्रेशर, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत सारे बच्चे अपने दोस्तों के कहने पे, अपने पीयर प्रेशर में आके, रिश्तेदारों के कहने पे, उस प्रेशर में आके एक स्ट्रीम ऑप्ट कर लेते हैं, और कुछ महीनों के बाद वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते, और फिर वो जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है और आगे सारी चीजें खराब होने लग जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताओ, बच्चे के अलावा पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल जरूरी है। देखिए, अब समय बदल गया है।
आज के दौर में जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, भारत सरकार के NCERT के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं और NEP 2020 की अगर हम बात करें या NCF की अगर हम बात करें, उसमें बहुत क्लियर कट और बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ के ऊपर ये एम्फेसिस दिया गया है कि हर बच्चे को जो स्कूल में है उसको करियर काउंसलिंग मिलनी चाहिए। और जिसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चे के इंटरेस्ट को, उसकी रुचि को पहचाना जाए, बच्चे का जो नेचुरल एप्टीट्यूड है, बच्चे का जो स्किल है, बच्चे का जो टैलेंट है, कैपेसिटी है, हम उसको पहचाने। और साथ में मेरा यही सवाल था कि जी। आप तो साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आपका एक्सपर्टीज जो है काउंसलिंग में ही है, तो आप कैसे पहचान करते हैं बच्चे की कि ये बच्चा साइंस के लायक है, ये ह्यूमैनिटीज़ का है, ये कॉमर्स का है, ये जर्नलिज्म में जाएगा, ये किस में जा सकता है, ये कैसे पता लगाते हैं? देखिए, हमारा जो संस्थान है, हमारे जो डिपार्टमेंट का नाम है साइकोलॉजी रिसोर्स सेंटर, राष्ट्रीय हमारा SCERT जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं और मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग एक प्रोसेस है, एक फैसिलिटी है जो कुछ असेसमेंट के बेसिस पे आपको बहुत क्लियर कट ये जानने में मदद कर देती है कि जो बच्चे का नेचुरल एप्टीट्यूड है वो किस एरिया में स्ट्रांग है। देखिए, दूसरी बात ये है, यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट और वो उसका एप्टीट्यूड दोनों देखते हैं। बिल्कुल। आज के समय में क्या है डॉक्टर साहब, हम सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं करते। मेरे कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह सकता कि एक इंटेलिजेंस के पैरामीटर पे आप ये कहो कि ये बच्चा हर फील्ड में अच्छा कर सकता है। इंटेलिजेंस में 100 तरह की इंटेलिजेंस है, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस है। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक इंसान की 8-9 तरह की इंटेलिजेंस है। अच्छा। म्यूजिकल एक इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक्स एक इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल एक इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल एक इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है, ठीक है जी, काइनेस्थेटिक है, ऐसे ही अलग अलग डोमेन्स हैं। तो हम करियर काउंसलिंग में क्या करते हैं, बच्चे की इन्हें जो एप्टीट्यूड रादर इंटेलिजेंस की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के स्किल को, उसके पोटेंशियल को, उसके एप्टीट्यूड को जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ है बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी रुचि, दूसरी तरफ है बच्चे का एक नेचुरल एप्टीट्यूड। कई बार क्या होता है, इसमें गैप आ जाता है, मतलब हो सकता है मेरी रुचि कुछ और हो लेकिन मेरा एप्टीट्यूड कुछ और हो। और करियर काउंसलिंग की ये जो फैसिलिटी है, ये जो असेसमेंट है, हम मापने की, असेस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट का पैरामीटर क्या है, कौन कौन से एरिया में बच्चे का इंटरेस्ट प्रोमिनेंट है, उसका जो एप्टीट्यूड है वहां पे उसको एक राइट पाथ बताते हैं। राइट पाथ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने आपको गार्डनर का नाम लिया, ऐसे ही जॉन हॉलैंड और फ्रैंक पार्सन जैसे बहुत ही दिग्गज साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत पहले काम किया हुआ है, बहुत वर्षों से। तो उन्होंने कहा कि जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, करियर काउंसलिंग का मतलब है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब है कि हर इंसान में कुछ खूबियां, कुछ एप्टीट्यूड, कुछ पोटेंशियल होते हैं और हर प्रोफेशन की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। जब ये फिट हो जाती हैं, दैट इज द राइट डिसीजन। तो इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी थी जिसका नाम था चूजिंग ए वोकेशन, कि आप अपने करियर को, प्रोफेशन को जो है कैसे चुने। और मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करियर काउंसलिंग को लेके हो रही है। और दूसरा कंसर्न ये भी है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे बच्चे, आप देखिएगा जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में जब परफॉर्मेंस नहीं आती, बहुत सारे केसेस में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए स्टेक होल्डर हम सबको मिलके काम करना है और बच्चों को मदद करनी है कि 10th के बाद आपने जो भी चुनना है उसको सोच समझ कर चुने। एक करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी के जरिए आप एक्सपर्ट से मिलिए, उसकी क्या राय है आप उसको कंसीडर करिए। और दूसरा, आप सबसे पहले ये जाने कि आपके अंदर नेचुरल जो एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, वो किस चीज़ का है। क्या वो साइंस का है, क्या वो मैथमेटिक्स का है, क्या वो रिसर्च का है, क्या वो कंप्यूटर्स का है, क्या वो आर्ट्स का है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के सामने ना कई सारे विकल्प हैं जी। मेडिकल करते हैं, नीट है जी, इंजीनियरिंग में जाना है, JEE है जी, और क्लैट है, दूसरे और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट है। तो इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है कई बार तैयारी करते हुए जी, क्योंकि पेरेंट्स की भी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं,
वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है कोटा में जाके तैयारी करे, और वहाँ का माहौल इतना विषाक्त है, ड्राई है, बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। और इस तरह से इससे बचने की आप क्या सलाह देंगे? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब आपका ये। आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ समय में हाँ जी, कोटा में काफ़ी बच्चों ने सुसाइड किया है। काफ़ी केसेस और ऐसा नहीं है, ये केसेस पहले भी थे, हम्म, सुसाइड पहले भी करते थे बच्चे, हम्म, अब भी। अब देखिए क्या है, एक चीज़ समझने वाली है, अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में तकरीबन 21 से ज़्यादा IITs हैं और तकरीबन 30 से ज़्यादा NITs हैं। बिल्कुल। और अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक मिथ है बेसिकली। कई बार एक सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, या बच्चे को जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भी होती, हाँ, रियलाइजेशन नहीं भी होती कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। हाँ, मैं आपसे एक अभी बेंगलोर के एक संस्थान ने, एक यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। उस सर्वे में ये निकल के आया कि अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो तकरीबन 240 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस होती हैं, 240 से ज़्यादा। और उस सर्वे में ये देखा गया कि सिर्फ 7-8% बच्चे हैं जिनको ज्यादातर ऑप्शंस का पता है। तकरीबन 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ उनको गिने चुने करियर्स के बारे में पता है। तो करियर काउंसलिंग के जरिए हम जो ये करियर्स हैं, ऑप्शंस हैं, इनको पहली बात तो ये है सही तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और जो भी बच्चे के स्किल्स हैं उसके बेसिस पे। पहली बात तो ये है। दूसरा आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मैंने नॉन मेडिकल की पढ़ाई करी है तो या तो मैं सिर्फ इंजीनियर ही बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चा साइंस की फील्ड में है वो तकरीबन 12-15 से ज्यादा अलग अलग ऑप्शंस में रिसर्च जा सकता है। का दूसरा और प्योर साइंसेज है। रिसर्च बहुत बड़ी फील्ड है। अब देखिए मैं इंजीनियरिंग से शुरू करता हूँ। एक समय था इंजीनियरिंग में 5 या 6 तरह की मेन इंजीनियरिंग होती थी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। आज के समय में 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं और मिला के कई। जी हाँ, बिल्कुल 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग की ऑप्शंस हैं। अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, आप रिसर्च के बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, जैसे कि एक नेस्ट का एग्जाम है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ऐसे ही एक आइसर का हमारा रिसर्च का एग्जाम है, मोहाली में भी है। आइसर मोहाली है। हमारे देश में 6 आइसर हैं बेसिकली, मोहाली, भोपाल, कोलकाता, पुणे, उड़ीसा में है, तिरुपति में है। तो ये बहुत अच्छे हमारे इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें बच्चा रिसर्च में जा सकता है। डिजाइनिंग की बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत सारे बच्चे नॉन मेडिकल सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने इंजीनियरिंग में ही जाना है। डिफेंस इज ए बिग फील्ड। डिफेंस सर्विसेज में आप NDA करके आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो है विंग में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे BSc ऑनर्स करके स्पेशलाइज फील्ड में जा सकते हैं। और जब हम साइंस की बात करते हैं, देखिए साइंस का डोमेन बहुत बड़ा है, एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, रिसर्च बहुत बड़ी है। जो भी हमारे इंक्लूडेड सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, इनमें भी आगे फर्दर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस है। अगर देखिए फिजिक्स की हम बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, ठीक है जी। तो फिजिक्स में भी बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। तो मैं बहुत सारे केसेस में ये देखता हूँ और कोशिश करता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को भी अवेयर करने की कि अगर आप नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और लिमिटेड सीट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बच्चा बहुत थोड़े से मार्जिन से रह जाता है तब वहाँ पे बच्चे की मनोस्थिति थोड़ा निराश हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा से ज्यादा दें। एक कोई जी बैकअप प्लान भी जो सजेस्ट करते हैं बच्चों बिल्कुल कि भाई आप ये नहीं तो ये करो, बिल्कुल कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि
ये चीज़ हर बच्चे को समझानी चाहिए, बतानी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जब बच्चा साइंसेस की फील्ड में होता है, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को। और जिस तरह से कंपटीशन है, बहुत सारे आप लगा लीजिए बच्चे बिल्कुल पॉइंट के डिफरेंस से रह जाते हैं। और फिर बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, ड्रॉप ईयर ले लेते हैं। और जब आप 1 साल का गैप ले लेते हैं, गैप के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे कोशिश करें कंटिन्यूटी में पढ़ाई कोई अच्छी प्लान होती है ड्रॉप करना। देखिए अगर तो आपको लगता है कि बहुत मार्जिनल सा डिफरेंस है और आप श्योर हो कि अगर आप एक ड्रॉप लेंगे तो आप उसको निकाल जाएंगे, दैट इज ए गुड ऑप्शन। बट मुझे लगता है कि ये एक पर्सनल डिसीजन है बच्चे का। अगर बच्चा ड्रॉप ना लेके भी कंटिन्यूटी में किसी और कोर्स में उससे रिलेटेड एनरोल हो जाए और साथ के साथ तैयारी करते रहे, उससे ये रहता है कि मान लीजिए बच्चे का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरिट में बच्चा नहीं आया, नहीं क्रैक कर पाया, तो वो दूसरी जगह पे उसकी कंटिन्यूटी जो चल रही है वो डिग्री कंटिन्यूटी में रहेगी और उसका बच्चे का साल भी बच जाएगा। और ऐसे ही मेडिकल फील्ड की देखिए जब हम बात करते हैं, हमारे पास क्योंकि संस्थान जो है मेडिकल के क्षेत्र में लिमिटेड हैं, मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं बच्चे जाते हैं, और अगेन मैं कहूँगा कि लाखों की तादाद है जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि अगर MBBS नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप BDS कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में जा सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन में जा सकते हैं, BHMS कर सकते हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर साइंसेस का बहुत बड़ा बेस है और हमारे देश में एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, बेंगलोर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हिसार में बहुत अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, YS परमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन में है। तो एग्रीकल्चर साइंसेस में भी और हॉर्टिकल्चर में भी, वेटरनरी साइंसेस में भी बहुत ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इससे मिला जुला एक और एरिया है, डोमेन है, जो है फॉरेस्ट, BSc फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस। ये देहरादून में भी है, देहरादून में FRI बहुत बढ़िया संस्थान है, बहुत अच्छे रिसर्च प्रोग्राम है। और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, जी हॉर्टिकल्चर का। तो ऐसा नहीं है कि साइंस की फील्ड में सिर्फ इंजीनियरिंग के ही कॉलेजेस हैं, या मेडिकल की फील्ड की अगर हम बात करें, गिने चुने हमारे जो संस्थान है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो खासकर साइंस वाले बच्चों को हम पूरी कोशिश करते हैं मोटिवेट करने की। स्ट्रीम और फैकल्टी तो आपने वो चुन लिया कि भी कौन सा रास्ता लेना है। जी। बच्चों के सामने एक और सवाल आता है कि वो अच्छा कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करे। जी, उसमें वो बच्चे को क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जितने भी, अगर हम स्ट्रीम की बात करें, देखिए चाहे नॉन मेडिकल की बात करें, मेडिकल की बात करें, कॉमर्स की या ह्यूमैनिटीज़ की, एक बच्चे का टारगेट होता है कि मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, IIT क्रैक करना है, और हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि खड़गपुर, कानपुर, मुंबई, जो हमारे देश के प्रख्यात संस्थान हैं, वहाँ पे जाएं। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जितने भी टॉप के हमारे संस्थान है, कॉलेज है, वहाँ पे जाने के लिए आपको अपनी मेरिट, अपना कट ऑफ बहुत ऊपर लेके जाना है। तो कई बार बच्चों को उस चीज़ का भी प्रेशर रहता है। दूसरी बात ये है, ऐसा भी नहीं है कि अगर हम कहें IIT या कोई मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें कि वो बहुत बढ़िया है और ये जो है तकरीबन सब में जो है रिसर्च का अच्छा काम होता है, अच्छी पढ़ाई होती है, और ये बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सिर्फ खड़गपुर से IIT करेगा वही टॉप का इंजीनियर बनेगा, या जो बच्चा एम्स से MBBS करेगा वही टॉप का डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि वैसे तो हर बच्चे की पहली चॉइस ये होती है कि मुझे टॉप का कॉलेज मिले, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि टॉप के कॉलेज में जाने के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स जो हैं बहुत कम रहती हैं। तो या तो आप उसमें एंटर कर जाओगे, अगर नहीं कर जाओगे तो आप प्लान और B, C भी लेके चल सकते हैं कि अगर मुझे ये कॉलेज नहीं मिला तो ये कॉलेज भी चल जाएगा। और आजकल तो ऐसा भी है कि IIT में जब बच्चे नहीं क्रैक कर पाते, या मान लीजिए MBBS नहीं क्रैक कर पाते, तो बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, वहाँ पे भी बच्चों को फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है कि किस कॉलेज में अच्छा एक्सपोजर है, अच्छी फैकल्टी है,
अच्छी प्लेसमेंट है। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई आजकल देखिए महंगी है, अब पुराना समय नहीं रहा, फीस स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है। आपने ये भी देखना पड़ता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली कितना अफोर्ड कर सकती है। तो कुछ ऐसे ये विषय हैं जिनको मुझे लगता है कि कंसर्न में जो है बच्चों को रखना चाहिए। एक और बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब बच्चा इसकी तैयारी करता है एग्ज़ाम की जी, तो उसको स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। स्ट्रेस होता है, कई बार एंजाइटी भी होती है। इससे तो आप निपटने के क्या बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये मानता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे लगता है पढ़ाई करना जो है ये एक सबसे हेल्दी एक्टिविटी है। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे की परसेप्शन है पढ़ाई के प्रति, हमें वो चेंज करने की ज़रूरत है। पढ़ाई को हमें बर्डन नहीं लेना। और मैं मानता हूँ कि जिस दिन ना बच्चे ये समझ जाएंगे कि पढ़ाई बर्डन नहीं है, ये एक बहुत हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी है अपने व्यक्तित्व को तो निखारने की, मन से शिद्दत से, दिल से जब वो इसको करेंगे, पढ़ाई को डिसिप्लिन से करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, सही अप्रोच से करेंगे। और क्या होता है कि एक एज होती है एडोलेसेंट या उसके बाद की एज, आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन टाइम, मोबाइल एडिक्शन और कई बार बहुत सारी गलत आदतों में भटक जाते हैं। तो पढ़ाई के लिए जो क्या है, मैं ये मानता हूँ कि ये लगन आपके अंदर ही होती है, पहली बात। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जब बच्चा हेल्दी वे में अपने आप को एंगेज रखता है पढ़ाई में तो उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हो भी जाए तो आजकल हमारे संस्थानों में, चाहे आप बात करें SCERT में, NCERT के भी, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं। सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए बच्चे को कि अपने पेरेंट्स से बात करे, बच्चा काउंसलर से बात करे, एक्सपर्ट से बात करे, अपने मन की बात को बताए। के प्रेशर से कैसे बचाया जाए जी? माँ बाप जो कहते हैं भाई ये तूने डॉक्टर ही बनना है, तू ये कर, तेरे ये कोचिंग लगा देता हूँ, ये पैसे ले, ये कर, वो कर, तो यही कर, वो उससे कैसे बचाते हैं आप? जी, ऐसा है डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस में मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि मान लीजिए अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। अगर पेरेंट्स मान लीजिए लॉयर हैं तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी हमारी फील्ड में जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मिथ को तोड़ना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है, एक यूनिक टैलेंट है। तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए स्टेक होल्डर, एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए करियर काउंसलर, मैं ये बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले हम ये देखें कि बच्चे की जो नेचुरल एबिलिटी है क्या है, बच्चे का माइंड सेट कैसा है, बच्चे की सिटिंग कैसी है, और वहाँ पे जहाँ पे हमें लगता है गैप्स हैं, बच्चे को सही टाइम पे गाइड करने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है, संवाद करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने सही कहा, आज के समय में बात कम होती है, विवाद ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हमें लगे कि बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस में है तो हमें साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से मिलके बात करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल जी, आप काउंसलर एक्सपर्ट हैं और इतने साल एक मनोविज्ञान में भी आपने PG भी कर रखी है, सर डॉक्टरेट है, आप क्या सलाह देंगे अंत में बच्चों को, बिल्कुल शॉर्ट में? देखिए, मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जो ये ज़िंदगी है, जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं जी, मुझे लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होना या सफल होना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी के एग्ज़ाम में पास होना, सफल होना ज़रूरी है। बहुत खूब। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि आप जो भी करें, आप दिल से करें, शिद्दत से करें। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, कोई स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीम अच्छी है, ये बुरी है। पहले आप देखिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी, आपके इंटरेस्ट, आपका स्किल्स, और उसके लिए जो भी आपकी सिटिंग, आपकी टाइम मैनेजमेंट, जो भी बिहेवियरल पैटर्न आपको चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, एक दरवाज़ा बंद होता है, 100 दरवाजे खुलते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। बहुत बच्चों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि अगर आपने डिफेंस में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल की पढ़ने की ज़रूरत है, जबकि ये गलत है। जबकि डिफेंस में वो बच्चे भी जा सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा या साइंस नहीं पढ़ी, उसके अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग वेज हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, NEP 2020 में ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि नाउ द एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम फ्लेक्सिबल। अगर आप एक जगह
अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। और आज के समय में 21st सेंचुरी में बहुत नए नए कोर्सेज हैं, बहुत नए नए प्रावधान हैं। तो बच्चे उसको बहुत बेहतरी से अपने पेरेंट्स के साथ पॉजिटिवली बात करें, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें, उनके मन की बात को सुने, और जहाँ कहीं पे उनको लगता है एक्सपर्ट करियर काउंसलर से मिलके इस विषय में बात करके एक सही डिसीजन, सही बहुत डायरेक्शन खूब। में। आपने खूब सारी बातें कही। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ये काफ़ी उनके लिए सहायक होंगी। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का हम यहीं समापन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।